ए जैक भैया, मेरा 20 मिनट में पेपर है यहाँ, मेरे को केमिकल रिएक्शन पढ़ा दो। ओए होगी, ये सब नौटंकी करना बंद करेगा तभी तो मैं चैप्टर स्टार्ट कर पाऊंगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि पहला चैप्टर है। चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिकल और फिजिकल चेंज, एक ही पॉइंट बताऊंगा सबसे काम का। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। अगर नया सब्सटेंस बन रहा है तो चेंज केमिकल, अगर नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो चेंज आपका फिजिकल। नया चेंज बना, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, केमिकल। जैसे कि मान लो अगर आपका कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, मिल्क से कर्ड बन गया, मिल्क से दही बन गया, तो दही से दोबारा मिल्क बन सकता नहीं है, एक नया सब्सटेंस बना, केमिकल। वहीं अगर हम मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करें तो आइस जब सॉलिड स्टेट में है तो भी उसका फॉर्मूला H2O, आइस जब मेल्ट होकर लिक्विड वाटर बन गया तो भी उसका फॉर्मूला H2O। बस फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड, कोई भी नया सब्सटेंस बना नहीं है। हो गया ना फिजिकल केमिकल चेंज। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हमें यह बताते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते वक्त अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, मान लो सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, सॉलिड से गैस हो गया, गैस से लिक्विड हो गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया, गैस से सॉलिड हो गया, किसी भी तरह का फिजिकल स्टेट में अगर चेंज है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मे बी केमिकल चेंज हुआ है। पर यह बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि फिजिकल स्टेट तो चेंज हो रहा है बट वो चेंज केवल फिजिकल है। उसके बाद बात करते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब क्या है? रिएक्टेंट का कोई एक पर्टिकुलर कलर था, प्रोडक्ट बना, कोई और कलर आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट का कुछ पर्टिकुलर कलर था, प्रोडक्ट बना तो वो कलरलेस हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट कलरलेस था, प्रोडक्ट बना तो कोई कलर आ गया। तो कोई भी कलर का चेंज, सबसे अच्छा चेंज बच्चों याद रखना, एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। अगर प्रोडक्ट में कोई भी गैस रिलीज हो रही है, जनरेट हो रही है, इवॉल्व हो रही है, कोई भी गैस हो सकता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो SO2 हो, चाहे वो SO3 हो, चाहे वो NO2 हो, चाहे वो CO2 हो, गैस रिलीज होना, गैस इवॉल्व होना, जिसे आप अपवर्ड एरो से बताते हैं, एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन माना गया है। चेंज इन टेम्परेचर, ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा हो, रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। ऐसा हो रहा है कि टेम्परेचर घट रहा हो, रिएक्शन कैसा होगा? एंडोथर्मिक। बीकर को बाहर से छुआ, हॉट फील हुआ, रिएक्शन एक्सो। बीकर को बाहर से छुआ, कोल्ड फील हुआ, रिएक्शन एंडो। ठीक है, एंडो एक्सो की कहानी यहां पर हम कर सकते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किस तरह के रिएक्शन में बनता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि किस कैटेगरी का है? डबल डिस्प्लेसमेंट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट बनता है वो रिएक्टेंट होगा कि प्रोडक्ट? प्रोडक्ट। पानी में सोल्यूबल होगा कि इनसोल्यूबल? इनसोल्यूबल। अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे कि डाउनवर्ड एरो? डाउनवर्ड एरो। वो कंटेनर के, बीकर के, फ्लास्क के कहां सेटल होगा? नीचे। डॉट पीपीटी से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बच्चों हम देखने वाले हैं तरह तरह के इक्वेशन। दो ही मेजर तरह के इक्वेशन, एक होता है वर्ड इक्वेशन और दूसरा केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम कोई भी सिंबल या फॉर्मूला यूज करते नहीं है, पूरे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का वर्ड लिख देंगे, शब्द लिख देंगे इंग्लिश का। वहीं अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की तो यहां पर सिंबल्स यूज होते हैं, फॉर्मूले यूज होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। अब अगर मैं बच्चों आपसे बात करूं कि केमिकल इक्वेशन या फॉर्मूला इक्वेशन कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक जहां पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में एटम्स अनइक्वल हो। सारे एलिमेंट के जितने लेफ्ट में एटम्स हैं उतने ही राइट में एटम्स है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में जब हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो तो रिएक्शन कैसा होता है? इक्वेशन कैसा होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये कौन से लॉ को वेरीफाई करता है? बोलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट तुमको मिल गया जिसके नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट एंड राइट में बराबर नहीं है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बराबर नहीं है, तो इक्वेशन कैसा? अनबैलेंस्ड। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक और नाम था, याद करो, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से चलता नहीं है। अब अगर हम कहानी में बात करें तो कौन कौन से ऐसे फिजिकल स्टेट्स होते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के? सबसे पहले सॉलिड। सॉलिड को छोटा लेटर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S। राइट बॉटम सबस्क्रिप्ट में ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर छोटा लेटर S लिख देना है। लिक्विड को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? L। गैस को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? G। अब ध्यान से सुनना, मान लो कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और उसको हमने पानी में डिसॉल्व किया और वो पानी में क्या हो गया? सोल्यूबल। तब आप फिजिकल स्टेट क्या लिखोगे? AQ। AQ का मतलब क्या है? एक्वस। ये एक सिंगल सब्सटेंस नहीं, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक ट्रू सॉल्यूशन। अब रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा फिजिकल स्टेट, आपको उसका सिंबल बताना है, रिप्रेजेंटेशन बताना है। स्टार्ट। सॉलिड S, लिक्विड L, गैस G, एक्वस AQ। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है कि कुछ और भी चीजें हो जो रिएक्शन में हो रही हैं, जैसे कि आपने रिएक्टेंट को हीट किया। जब आप रिएक्टेंट को हीट करते हो तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि एरो के ऊपर क्या लगाना पड़ता है? डेल्टा।
अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कोई गैस इवॉल्व हो रही है, तो गैस इवॉल्व होगा तो गैस तो नीचे से ऊपर ही जाएगा, रिलीज होगा, जनरेट होगा, तो कौन सा एरो यूज करोगे? अपवर्ड एरो। अगर इनसोल्यूबल सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है तो कौन सा एरो यूज करोगे? डाउनवर्ड एरो, क्योंकि प्रेसिपिटेट नीचे सेटल होता है, तभी डाउनवर्ड एरो। अच्छा, कई कभार हम इक्वेशंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए बहुत सारी चीजें मेंशन करते हैं, जैसे कि बोलिए टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट को हम एरो के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कभी कभार नीचे भी। टेम्परेचर एंड प्रेशर में यूनिट लिखना ज्यादा जरूरी है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। कैटलिस्ट रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट। अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सारे तरह के रिएक्शन हम देखने वाले हैं। सबसे पहले चालू करते हैं कौन से तरह के रिएक्शन से? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ केसेस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जहां पर कितने रिएक्टेंट्स होंगे? बोलिए दो या दो से ज्यादा, लेकिन प्रोडक्ट केवल कितना बनेगा? एक। और वो जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो एलिमेंट होगा कि कंपाउंड? कंपाउंड। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तीन कैटेगरी हो सकता है। पहला कि दोनों ही रिएक्टेंट क्या है? एलिमेंट। दोनों ही रिएक्टेंट क्या है? कंपाउंड। एक रिएक्टेंट एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बच्चों टेंशन मत लेना, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं तो आप नोट भी कर सकते हो। देखो टाइप 1, दोनों एलिमेंट्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना जो कि कंपाउंड है। दूसरा, दोनों कंपाउंड ने कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाया जो कि कंपाउंड है। तीसरा, एक एलिमेंट एक कंपाउंड, एक एलिमेंट एक कंपाउंड ने कंबाइन करके क्या बनाया? एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल कंपाउंड। अब फिल इन द ब्लैंक्स। मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक। लेकिन एक ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस का, जहां पर 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जो कि है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर होता क्या है? एंडोथर्मिक। इसको अच्छे से आपको याद कर लेना। बढ़ते दूसरे रिएक्शन की तरफ जो कि क्या है? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है? उल्टा, ऑपोजिट। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में सिर्फ कितना रिएक्टेंट होगा? एक। और वो एक रिएक्टेंट किस फॉर्म में होगा? कंपाउंड। और वो एक रिएक्टेंट टूटेगा, डिकम्पोज होगा, सिंप्लीफाई होगा, ब्रेक डाउन होगा। और कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो या दो से ज्यादा। अब अगर हम बात करें डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की, तो आमतौर पर जो एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, जो कंपाउंड होता है, वो अपने आप दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता नहीं है। आपको क्या देनी पड़ती है? एनर्जी। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपकी एनर्जी हीट के फॉर्म में है तो उस डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहते हैं? थर्मोलिसिस, थर्मोलिटिक, थर्मोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन। अगर आपकी एनर्जी लाइट या सनलाइट के फॉर्म में है तो उस डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहते हैं? फोटोलिसिस, फोटोलिटिक, फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन। अगर आपकी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में तो डीकॉम्पोजिशन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन। तो ये तीन तरह के डीकॉम्पोजिशन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी? थर्मल डीकॉम्पोजिशन, जहां पर एनर्जी किस फॉर्म में है? हीट। और इसके तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहां से क्वेश्चन काफी बार आया है वो मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। सबसे पहले क्या है? लेड नाइट्रेट के व्हाइट कलर पाउडर का थर्मल डीकंपोजिशन करोगे तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? बोलिए तीन। कौन कौन सा? लेड ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन O2। इसमें आपको याद रखना है कि लेड नाइट्रेट व्हाइट था, पर हीट किया जब लेड ऑक्साइड बना तो उसका कलर क्या हो गया? येलो। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स का कलर बोलो ब्राउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन इसको कहां पर करते हैं? लाइम किल में। कितने टेम्परेचर पे? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना प्रोडक्ट बनता है? दो। कौन कौन सा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को कॉमनली क्या बोलते हैं? लाइम, क्विक लाइम और बर्न्ट लाइम भी बोलते हैं। इसके एप्लीकेशंस भी आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद देखिए, ये हमने सेकंड पार्ट उठाया है, इसका एक फर्स्ट पार्ट भी होता है क्या? FeSO4.7H2 क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 7। हाइड्रेटेड सॉल्ट के एनहाइड्रस हाइड्रेटेड। कौन सा कलर का होता है? ग्रीन। उसको जब हम स्टार्टिंग में हीट करते हैं तो क्या बनता है? FeSO4 प्लस 7H2। और जो FeSO4 बना इसका कलर क्या होता है? व्हाइट। क्या फॉर्म होता है? पाउडर। कैसे सॉल्ट कहते हैं? एनहाइड्रस। उसको फर्दर हीट करने पर वो फर्दर डिकम्पोज होता है। कितने प्रोडक्ट बनते हैं? तीन। बोले कौन से? Fe2O3, SO2, SO3। Fe2O3 का कलर बोलो ब्राउन। क्या बोलते हैं इसको? फेरिक ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड। Fe2O3 ब्राउनिश इन कलर। और गैस कितने निकले? दो। कौन कौन से? SO2, SO3। दोनों गैस का स्मेल बोलो, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। आ जाते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर, जहां पर एनर्जी कौन से फॉर्म में सप्लाई हुई? लाइट या सनलाइट। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला सिल्वर क्लोराइड, कलर बोलो व्हाइट। सनलाइट में एक्सपोज रखा तो कलर क्या हो गया? सिल्वरी ग्रेश, क्योंकि क्या डिकम्पोज होकर बन गया? सिल्वर मेटल। और गैस कौन सी रिलीज हुई? क्लोरीन। एक और देखो, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, कलर बोलो लाइट येलो। सनलाइट पे एक्सपोज रखा तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? दो। कलर लाइट येलो से क्या हो जाएगा? सिल्वरी ग्रे, क्योंकि डिकम्पोज होकर यहां पर भी कौन सा मेटल बना? सिल्वर। और गैस कौन सी रिलीज हुई? ब्रोमीन। और ये दोनों ही रिएक्शन कहां पर यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कहानी को आगे बढ़ाते और बढ़ते हैं हम।
इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ, जिसमें किसका इलेक्ट्रोलिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है? वाटर का। वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। वाटर के थ्रू में क्या पास करी? इलेक्ट्रिक करंट। कितने प्रोडक्ट बने? दो। दोनों ही क्या है? गैस, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसमें आपको क्या क्या पूछ सकता है? आपको पूछ सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का रेशियो क्या है? बोलो 2:1। आपको ये पूछ सकता है कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो जिस इलेक्ट्रोड के पास हाइड्रोजन गैस बना, उसको टेस्ट करने का तरीका एक बर्निंग कैंडल लाओ और कैसा साउंड के साथ बर्न करेगा? पॉप साउंड। और जिस इलेक्ट्रोड के पास ऑक्सीजन गैस बना, उसको टेस्ट करने का तरीका अगर आप बर्निंग कैंडल ले जाओगे तो उसकी फ्लेम और भी क्या हो जाएगी? ब्राइट। अब मुझे जल्दी से बताओ, हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड से बनता है? कैथोड। और ऑक्सीजन गैस एनोड। ठीक है, ये वाला फ्यूज्ड NaCl, मोल्टन NaCl, लिक्विड स्टेट ऑफ NaCl का भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन अगर करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? कैथोड पे सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा प्योर वाला, और साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है? क्लोरीन गैस। याद रहे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं? एंडोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक। लेकिन जिस तरह से हमने देखा था कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है N2 + O2 गिविंग 2NO, जो कॉम्बिनेशन था पर क्या था? एंडो। उसी तरह से वेजिटेबल मैटर का जो डिकम्पोजिशन है, जो कंपोस्ट फॉर्मेशन है, जो मैन्योर फॉर्मेशन है, तो वो भी डिकम्पोजिशन पर क्या होता है? एक्सो। तो कुछ एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अब हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट की तरफ। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को कम रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड सॉल्यूशन से क्या करता है? डिस्प्लेस। और यहां पर कौन सी सीरीज बड़े काम की है? रिएक्टिविटी सीरीज। आप कोई भी टेक्निक बच्चों यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो रिएक्टिविटी सीरीज है मैंने प्रोवाइड की, उसमें लगभग सारे मेटल कवर हो रहा है। टेक्निक क्या है? साथ में बोलते हैं। कटरीना ने बापू से कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी निसान, फिर भी हाई क्यू मिली सिल्वर और डीपट। ये रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर? डिक्रीजिंग। ज्यादा रिएक्टिव से कम रिएक्टिव। सबसे फेमस एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव? ज्यादा। उसने किसको डिस्प्लेस किया? कॉपर को। कहां से डिस्प्लेस किया? कॉपर सल्फेट। और खुद किसके जगह बैठ गया? कॉपर के जगह। ठीक है, और क्या डिस्प्लेस कर दिया? कॉपर। अच्छा, कॉपर सल्फेट का कलर बोलो ब्लू, फेरस सल्फेट का कलर बोलो ग्रीन या लाइट ग्रीन। और क्या डिस्प्लेस हुआ? कॉपर। कॉपर किस कलर का है? रेडिश ब्राउनिश। हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल का डिपोजिशन किस पे बनेगा? मोर रिएक्टिव मेटल पे। इसलिए आयरन की नेल पर, आयरन की प्लेट पर, आयरन के वायर पर, जो भी आयरन का आपने डाला है उसमें किसका डिपोजिशन बनेगा? कॉपर का। कौन से कलर का? रेडिश ब्राउनिश का। बढ़ते हैं अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ, जिसको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है म्यूचुअल एक्सचेंज या इंटरचेंज ऑफ आयन। दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि अनायन को अपनी जगह पे फिक्स रख के किसको घुमा दिया? कटायन। दूसरा तरीका, कटायन को अपनी जगह पे फिक्स रख के किसको इंटरचेंज कर दिया? अनायन को। याद रहे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट भी कितने होंगे? दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट। दोनों रिएक्टेंट कंपाउंड के फॉर्म में और दोनों प्रोडक्ट भी किसके फॉर्म में? कंपाउंड के फॉर्म में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डबल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, याद रखना। दो तरह के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, एक होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन और दूसरा प्रेसिपिटेशन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन क्या बच्चों आपको पता है कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एसिड तो है पर बेस ना लेकर बेसिक मेटालिक ऑक्साइड है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। कभी कभार हो सकता है कि आपको बेस दे पर एसिड ना देकर एसिडिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड दे, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यहां पर भी सॉल्ट एंड वाटर बन सकता है। कभी कभार आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड दे देगा, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, साथ में एसिड है बेस में उसको एक देगा, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट एंड वाटर। याद रखना क्या है? याद रखना ये है कि एसिड में से कौन सा अनायन निकलता है? अनायन। एसिड का पहला लेटर क्या है? ए। अनायन का पहला लेटर क्या है? ए। तो एसिड में से नेगेटिवली चार्ज अनायन निकलेगा और जो भी बेस होगा उससे पॉजिटिवली चार्ज कटायन निकलेगा। ये कहानी हो गई खत्म। बढ़ते हैं अब हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की तरफ। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, मुझे बताइए, दोनों जो रिएक्टेंट होंगे वो कंपाउंड के फॉर्म में होंगे, उनका क्लियर सॉल्यूशन होगा, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। सही बात है। जब मिक्स करेंगे तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे? दो। दोनों प्रोडक्ट भी किस फॉर्म में होंगे? कंपाउंड के फॉर्म में। लेकिन एक प्रोडक्ट वाटर में क्या होगा? इनसोल्यूबल। और ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट वाटर में क्या होगा? सोल्यूबल। इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए, जो कि यहां पर मैंने प्रोवाइड किया, उसको अच्छे से देख लिया। सबसे पहला, अगर हम बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो किसका प्रेसिपिटेट बनता है? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट का कलर बोलो व्हाइट। और क्लियर एक्वस सॉल्यूशन किसका बनता है? सोडियम क्लोराइड। एक और देख लो, अगर हम लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बनता है? येलो। किसका? लेड आयोडाइड का, PbI2 का। और क्लियर सॉल्यूशन किसकी बनती है? पोटेशियम नाइट्रेट की। बढ़ते अब हम रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ है। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। याद रहे, जिस रिएक्टेंट का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिस रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है वो कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का होगा वही डेफिनेशन रिड्यूसिंग एजेंट का होगा, जो डेफिनेशन रिडक्शन का होगा वही डेफिनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा। डेफिनेशन तीन इंपॉर्टेंट कौन कौन से? अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। एजेंट कौन सा? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो प्रोसेस रिडक्शन। एजेंट कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आ जाओ। यहां पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना तो किसका लॉस हुआ? ऑक्सीजन। प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। एजेंट कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अगर हाइड्रोजन से H2 बना तो गेन ऑफ क्या हुआ? ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एजेंट कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट। आगे बढ़ते हैं। अगर H2S से S बना तो किसका लॉस हुआ? हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन मतलब कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। Cl2 से HCl बना, किसका गेन हुआ? हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। एजेंट कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम लोग बढ़ते हैं कि कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में। सारे केसेस यहां पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिए, रैपिड फायर करने वाले हैं। मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं, आपको एंडो एक्सो जवाब देने स्टार्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैक्सिमम क्या होता है? एक्सो। लेकिन N2 प्लस O2 से 2NO जो बना, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो क्या होता है? एंडो। एंडो। अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं? एंडो। लेकिन वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन, कंपोस्ट फॉर्मेशन क्या होता है? एक्सो। सिंगल डिस्प्लेसमेंट एक्सो। न्यूट्रलाइजेशन एक्सो। अब सोचो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, क्या होता है? एनर्जी दी, एनर्जी दी, एंडो। लेकिन उसका उल्टा, अगर आप गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, गैस सॉलिड होगा तो एनर्जी निकालिए, क्या होगा? एक्सो। अगर आपने बीकर में पानी लिया और आप एसिड या बेस मिला रहे हो, यानी एसिड एंड बेस का डाइल्यूशन करो, तो डाइल्यूशन हमेशा क्या होगा? एक्सो। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, अगर मैं डाइजेशन की बात करूं, अगर मैं स्लीकिंग ऑफ लाइम की बात करूं, तो ये भी क्या होगा? एक्सो। अगर मैं कभी भी किसी भी चीज का बर्निंग या कंबशन कर रहा हूं, तो वो भी क्या होगा? एक्सो। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं ना, मजा आ रहा है। रैंसिडिटी का मतलब क्या है? रैंसिडिटी का मतलब है कोई भी ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम का क्या हो जाना? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो टेस्ट स्मेल होगा, कलर चेंज होगा, टेक्सचर चेंज होगा और कलर भी चेंज हो जाएगा, है ना। कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन एक फिनोमेना जिसमें मेटल का टॉप सर्फेस का ग्रेजुअल स्लो डिग्रेडेशन होता है, खराब हो जाता है, अटैक हो जाता है, ईटिंग अप हो जाता है बाय डिफरेंट डिफरेंट एजेंट जो अटैक करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, H2O, CO2, H2S, एसिड और बेस। अब हम बात करते हैं कि रैंसिडिटी प्रिवेंट कैसे करें। एक तो तरीका ये है कि आप बैग्स ऑफ चिप्स एंड अदर ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स को किससे फ्लश कर दो? नाइट्रोजन। एक और तरीका है कि खाने को सनलाइट से दूर रखो, एक और तरीका है कि खाने को रेफ्रिजरेटर में रखो, एक और तरीका है कि एयर टाइट कंटेनर यूज करो, एक और तरीका है कि एंटीऑक्सीडेंट यूज करो, जैसे कि BHA और BHT। अब हम बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन के 3 केसेस हमको देखने हैं, पहले आयरन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर। सबको आंसर देना स्टार्ट। आयरन के केस में कोरोजन होने के लिए कितने रिएक्टेंट चाहिए? 2। आयरन के अलावा और 2 चाहिए, ऑक्सीजन और एक H2O। यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है उसका फॉर्मूला साथ में बोलिए, Fe2O3.XH2O। इसका कॉमन नेम रस्ट, केमिकल नेम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। इसका कलर बोलो रेडिश ब्राउनिश, फिनोमिना रस्टिंग। अब हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर के केस में आपको कॉपर के अलावा 2 नहीं 3 रिएक्टेंट चाहिए। कौन कौन से बोलिए? O2, H2O, CO2। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है उसका फॉर्मूला बोलिए, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसका कलर क्या होता है? ब्लूइश ग्रीनिश। इसको कॉमनली पटीना कहते हैं, जैसे कि हमने टेक्निक किया था ना, पांडु से कटरीना, पटीना। उसके बाद हम करते हैं सिल्वर। सिल्वर के कोरोजन को क्या कहते हैं? टार्निशिंग। ठीक है। सिल्वर के केस में जो कंपाउंड बनता है वो है सिल्वर सल्फाइड Ag2S। कैसे होता है? सिल्वर मेटल लिया, एसिडिक गैस एनवायरनमेंट से लिया, कौन सा? H2S। इसको कौन सा गैस कहता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। रॉटन एक्समेल होता है इसका। और यहां पर जो मेन चीज बनती है, जिसका ब्लैक कलर है, जिसकी वजह से सिल्वर का कोरोजन होता है, टार्निशिंग होता है, उसको क्या कहते हैं? Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। कौन से कलर का होता है? ब्लैक। बाय प्रोडक्ट क्या भी बनता है? हाइड्रोजन। तो बस इतना है ना, चैप्टर खत्म। अलविदा दोस्तों।